फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है वर्चुअल परिप्रेक्ष्य में कोरोना, चीन और पीएम नरेंद्र मोदी और उनके खेल। एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स चल रहा है हम लोगों के बीच में, मीडिया में और तमाम फेसबुक पर और दूसरी जगह, इसमें एक बड़ा हिस्सा है जो कि मीडिया के संदर्भ में सारे के सारे विमर्श को उसने निर्मित किया और पैदा किया है। आम जनता में भी वो उसी रूप में रिसीव किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो उस रूप में प्लान नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। आप टेलीविजन पर जो भी कुछ देख रहे हैं, आप इंटरनेट पर जो भी कुछ देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल में जो भी कुछ देख रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि वह पूरा का पूरा खेल वो वर्चुअल टेक्नोलॉजी और वर्चुअल संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में नियोजित ढंग से हम लोगों के बीच में परोसा जा रहा है। और ये जो नियोजित ढंग से वर्चुअल टेक्नोलॉजी और वर्चुअल कल्चर के परिप्रेक्ष्य में कोरोना का आना, चीन का आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। अब उसी तरह जैसे कि पिछले 6 साल से हम पीएम नरेंद्र मोदी के बाकी जो गेम है उसे देख रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि एक छोटा शब्द है जिसे आप लोग समझने की कोशिश करें और उसे अपने डिस्कशन का हिस्सा बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो जिसे हम लोग स्क्रीन कहते हैं, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो किसके जरिए बात कर रहा हूं? कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? आप चाहे मोबाइल पर हो, चाहे आप कंप्यूटर पर हो, चाहे आप लैपटॉप पर हो, चाहे आप डेस्कटॉप पर हो, या किसी भी रूप में आप देखें, तो आपके सामने सिर्फ आज के जमाने में सूचना के संप्रसारण की, कम्युनिकेशन के संप्रसारण की एकमात्र बड़ी चीज है जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रीन। टेलीविजन से लेके मोबाइल तक हम जितना भी कम्युनिकेशन रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वह स्क्रीन के जरिए रिसीव कर रहे हैं। और ये स्क्रीन के जरिए जो चीज हम तक आ रही है उसके आधार में है कंप्यूटर, उसके बुनियाद में है वर्चुअल टेक्नोलॉजी और वर्चुअल कल्चर और उसका परिप्रेक्ष्य। हमें से जितने भी लोग जो मीडिया पर लिखते, पढ़ते रहे, बोलते रहे हैं, वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के दौर में यह स्क्रीन ही एकमात्र ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। अब यंग लड़के लड़कियां हर चीज की इंफॉर्मेशन के लिए लौट के स्क्रीन की तरफ जाते हैं, मनोरंजन के लिए स्क्रीन की तरफ जाते हैं, सूचना के लिए स्क्रीन की तरफ जाते हैं। और कोई भी इवेंट हो, कोई भी प्रदर्शनी हो, कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई भी प्रचार का रूप हो, वो भी स्क्रीन के जरिए ही संपन्न होता है। कहने का मतलब यह कि ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन ने हमारे सारे के सारे सामाजिक, राजनीतिक सरोकारों को परिभाषित किया है और प्रभावित किया है। और स्क्रीन की खूबी क्या है? स्क्रीन की खूबी है कि स्क्रीन में सब कुछ पहले से तय है। मैं भी जो आपसे बात कर रहा हूं ना, ये तय करके बात कर रहा हूं, प्लान करके बात कर रहा हूं, नियोजित ढंग से अपने नोट्स वगैरह तैयार करके बात कर रहा हूं। और जो आपके बीच में टेलीविजन के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए आती है, वह तो एकदम नियोजित है, और भी ज्यादा परिश्रम करते हैं वो लोग। यहां तो स्पॉन्टेनियस कम से कम हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं आपके बीच में। तो स्क्रीन पर जो कुछ भी आप सामग्री देखते हैं वो एक तैयार शुदा सामग्री होती है, वह कोई
स्पॉन्टेनियस सामग्री नहीं होती। और ये जब तैयार शुदा सामग्री में आप आनंद लेते हैं या रिसीव करते हैं तो आपकी शिरकत कम हो जाती है। शिरकत वहां बढ़ती है जहां कि आपके पास में तैयार शुदा सामग्री ना हो। स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन में सामाजिक शिरकत ज्यादा होती है और जो तैयार शुदा सामग्री है उसमें शिरकत कम होती है। और स्क्रीन की ब्यूटी है, उसमें इंपॉर्टेंट है बटन। आप बटन दबाएंगे चालू और बटन बंद किया तो स्क्रीन बंद। तो इसमें सतह पर एक तरफ ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है कि जो दिखाया जा रहा है, और साथ साथ आइडियोलॉजिकल प्रतिगामिता भी होती है। स्क्रीन पर जो आप चीज रिसीव कर रहे हैं, तैयार शुदा सामग्री रिसीव कर रहे हैं, वह जहां एक ओर आपको पारदर्शिता का आभास देती है, वहीं वह आइडियोलॉजिकली प्रतिगामिता को निर्मित करती है। और ये जो प्रतिगामिता को निर्मित करने वाला जो उसका पक्ष है, ये पक्ष अमूमन लोगों के जेहन से गायब है। और जब आप स्क्रीन पर कोई चीज देखते हैं, और ये जो स्क्रीन जो आपके सामने अभी चल रही है, उसमें एक और इल्यूजन हमारे बीच में रहता है कि हम थे। अभी क्या है कि कोरोना की हर घटना के हम विटनेस हैं। जो टेलीविजन पे दिखाई जा रही है, जो रवीश कुमार दिखा रहे हैं, या आज तक टीवी में दिखाया जा रहा है, या एबीपी पर दिखाया जा रहा है, इन तमाम जो चैनल्स में जो दिखाया जा रहा है, और इनके अलावा जो तमाम किस्म के इंटरनेट पर चलने वाली वेबसाइट्स में जो न्यूज आइटम्स के तौर पर जो चीज दिखाई जा रही है, वह लगातार एक फीलिंग हम सब के अंदर क्रिएट कर रही है कि ये चीजें उस जगत में घट रही हैं जिस जगत में हम हैं, हमारी मौजूदगी में घट रही हैं, हम जानते हैं। ये वह दुनिया है जो हमारी दुनिया है, ये पराई दुनिया नहीं है। अब वो आप किसी भी वेबसाइट पर जो चलने वाले न्यूज शो हैं उन्हें देखिए, या आप और कोई चीज देखिए, आपको कंटिन्यूअसली स्वयं की अनुभूति आपके जेहन में रहेगी और आपके मन में काम करेगी। ये जो हम हैं और हमारी उपस्थिति और हम जिस जगत का हिस्सा हैं, उस जगत को हम जानते हैं, ये जो इल्यूजन है, ये इल्यूजन ही इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस इल्यूजन ने एक संकट पैदा किया है हम लोगों के बीच में, और उस संकट की तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। जो भी व्यक्ति इस स्क्रीन के यथार्थ के बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, उसको सरकार चुनौती देगी, उसको सरकार डिस्टर्ब करेगी। कानूनी भाषा में कहें, उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसे डीएम का नोटिस मिलेगा, उसके खिलाफ में गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो सकता है, क्योंकि आपने एक लगातार एक चीज, यानी आप लगातार स्क्रीन निर्मित यथार्थ के अभ्यस्त बना दिए गए हैं। सरकार भी अब इसकी अभ्यस्त हो चुकी है। स्क्रीन पर जो आता है वह महत्वपूर्ण है, और खासतौर पर वह सामग्री जो सबसे पहले साइबर सेल के जरिए जारी होती है, उसके जरिए हम अभ्यस्त हैं और हम उसे सच मानते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मोबाइल तो मेरा है ना, व्हाट्सएप अकाउंट तो मेरा है ना, व्हाट्सएप अकाउंट में जिस ग्रुप का मैं मेंबर हूं, उस ग्रुप के फला फला को हम जानते हैं, फला फला हमारी पार्टी के ही लोग हैं। ये जो इल्यूजन है कि हम स्क्रीन पर जो चीज देखते हैं वह हमारी है और हम उसके हिस्सेदार हैं, ये इल्यूजन अपने आप में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति उसने पैदा की है। अब आप यहां से देखिए, मतलब एक सिंपल लॉजिक से देखिए, ये जो चीन भारत विवाद जो अभी चल रहा है,
मैं चाहता हूं कि मेरे देश की जमीन मेरे देश की सरकार के कब्जे में रहे। मैं यह भी चाहता हूं कि मेरे देश की सेना सुरक्षित रहे। मैं चाहता हूं कि मेरे देश की संप्रभुता भी बनी रहे। ये चाहना तो ठीक है, लेकिन आप सिर्फ यहां से सोचिए कि ये जो इंटरनेट पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया में जो ह्यूज कवरेज है चाइना भारत विवाद का, कोई रिपोर्टर घटनास्थल पर नहीं गया। क्योंकि वह जहां यह घटना हुई है वह जगह ऐसी है जहां की सांस लेना भी मुश्किल है, वहां आदमी का रहना मुश्किल है, वहां व्यक्तियों का, किसी भी व्यक्ति का सरवाइव करना मुश्किल है। वहां कोई रिपोर्टर गया नहीं, किसी को एग्जैक्टली कुछ नहीं मालूम, यहां तक कि हमारे पीएम को भी कुछ नहीं मालूम। और यही वजह है कि पीएम कुछ कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, सेना कुछ बयान दे रही है, और जो लद्दाख में रहने वाले लोग हैं वे कुछ और बयान दे रहे हैं। लद्दाख से जुड़े हुए इलाके में, लद्दाख की सरहद पर जो कुछ घट रहा है उसके बारे में सबसे अच्छी जानकारी किसके पास होगी? जो उस घटना स्थल के करीब होगा या जो घटना स्थल गया होगा। तो कोई तो घटना स्थल पर गया नहीं। लेकिन आप सुबह मोबाइल खोलिए अपना, तो आपके पास में साइबर सेल के सैकड़ों मैसेज होंगे। साइबर सेल के जो लोग अपने साइबर सेल के ऑफिस के अलावा बाहर नहीं निकले, कभी वो लद्दाख के दायरे में नहीं गए, कभी उन्होंने हिमालय की चोटी नहीं देखी, वे नहीं जानते गलवान घाटी कहां है, लेकिन वे दावे के साथ बता रहे हैं कि वहां क्या क्या घट रहा है। और हम भरोसा कर रहे हैं कि वे जो बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं। किसी भी चैनल का कोई भी रिपोर्टर वहां नहीं गया जिसने कि घटना देखी हो। सरकार ने कोई वीडियो फुटेज जारी नहीं किया। इसके बावजूद हम कन्विंस हैं कि हमारी सरकार जो कह रही है वो सही है, चीन की सरकार जो कह रही है वो गलत है। कौन गलत है कौन सही है कैसे तय करेंगे, जबकि किसी ने वो चीज देखी ही नहीं, घटनास्थल पर कोई गया ही नहीं। किसी भी अखबार का, किसी भी टेलीविजन का, किसी भी न्यूज एजेंसी का कोई रिपोर्टर घटनास्थल पर नहीं गया। वो नो मैन्स लैंड है, वहां कोई आदमी जा नहीं सकता, और जाएगा तो वहां सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो सच आएगा कैसे? और जो बताया जा रहा है वो सच ही है, इसकी क्या गारंटी है? इसी को कहते हैं वर्चुअल, इसी को कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल यथार्थ, आभासी यथार्थ। कि जो आपने चीज देखी नहीं, जिसे आप जानते नहीं, लेकिन आप उस पर विश्वास करने लगते हैं। जो तमाम जो आते हैं ना वीर योद्धा हमारे, जो सेना में जो रहे हैं, जो टेलीविजन पर बोल रहे हैं विभिन्न चैनल्स में, पक्ष विपक्ष में, मैं दोनों की कह रहा हूं, कोई घटना स्थल पर नहीं है। वो गया होगा कभी 10 साल पहले, 15 साल पहले। सो स्क्रीन की ब्यूटी क्या है? स्क्रीन की ब्यूटी यह है कि स्क्रीन आपको अपनी गतिविधियों में शामिल कर लेती है। आप चाहे स्क्रीन के बाहर रहें, चाहे स्क्रीन के अंदर रहें, लेकिन जब आप स्क्रीन देखेंगे तो आप स्क्रीन में जो दिखाया जा रहा है उसका हिस्सा बनेंगे, और उसे मानने के लिए, उससे सहमत होने के लिए आवश्यक हैं। जो लोग मीडिया पढ़ते और पढ़ाते हैं, और जो लोग मीडिया में जानना चाहते हैं, और यंग लोग खासतौर पर, वर्चुअल रियलिटी के एक बहुत बड़े सिद्धांतकार हैं जिया वॉडलार्ड। जिया वॉडलार्ड
ने बाकायदा इस चीज की गहरी स्टडी की और इसका ये निष्कर्ष निकाला है कि वर्चुअल रियलिटी में जो चीज घटती है, जो रियल में घटती है, आप रियल में जो चीज घटती है उसे जानते ही नहीं है। जो स्क्रीन पर घट रहा होता है सिर्फ आप उसे जानते हैं और आप उसका हिस्सा बन जाते हैं और आप उसकी सहमति का हिस्सा बन जाते हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार का सबसे बड़ा दांव या गेम मीडिया का गेम है, स्क्रीन का गेम है। नरेंद्र मोदी जानता है कि आम जनता के दिमाग को नियंत्रित कैसे करना है, और आम जनता के दिमाग को नियंत्रित करना है तो सबसे पहले स्क्रीन को नियंत्रित करो, लोगों को स्क्रीन में इंगेज रखो, और स्क्रीन में अगर इंगेज रखोगे तो लोग सहमत होने के लिए आवश्यक हैं। और यही वजह है कि तमाम गलतियों और भूलों के बावजूद, गलत बयानबाजी के बावजूद लोग नरेंद्र मोदी से सहमत हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का आधार नरेंद्र मोदी नहीं तैयार कर रहे, भाजपा तैयार नहीं कर रही, भाजपा कहीं कैंपेन नहीं कर रही, स्क्रीन कैंपेन कर रही है। आप स्क्रीन हटा दीजिए, नरेंद्र मोदी और उनका पूरा प्रचार तंत्र कोलैप्स कर जाएगा। हमने कभी सोचा ही नहीं कि स्क्रीन एक इतना बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, उपकरण हो सकता है, और वो हमारे दिमाग को नियंत्रित करने में केंद्रीय भूमिका अदा कर सकता है। हमने कभी सोचा ही नहीं। और ये कहां से सीखा नरेंद्र मोदी ने? नरेंद्र मोदी ने और उनके सलाहकारों ने सीखा इराक युद्ध से। इराक युद्ध में अमेरिका ने, यानी जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जब इराक पर हमले की प्लानिंग की गई तो उस समय पहला निर्णय यह लिया गया कि स्क्रीन को नियंत्रित करो, और स्क्रीन को नियंत्रित कर लोगे तो सारी दुनिया को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। और वो मिशन सक्सेसफुल हुआ। हम आज तक अमेरिका को दोषी नहीं ठहरा पाए हैं, पूरा इराक बर्बाद हो गया। इराक में 50 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए और इससे ज्यादा लोग मर गए, और इराक का कोई शहर नहीं है जो कि मिट्टी के ढेर में नहीं तब्दील कर दिया गया, इंक्लूडिंग बगदाद। लेकिन सारी अमेरिकी जनता का एक बड़ा हिस्सा कन्विंस है कि अमेरिका ने वहां कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि अमेरिकी जनता के दिमाग में यह चीज बिठा दी गई कि अमेरिका का शासन जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और यह काम किया गया स्क्रीन के जरिए, वर्चुअल रियलिटी के जरिए। नरेंद्र मोदी ने जो कौशलपूर्ण ढंग से जो चीज की है वो है वर्चुअल रियलिटी के जरिए और स्क्रीन के जरिए आपके दिमाग का नियंत्रण। और जब तक आप इस स्क्रीन के भरोसे बैठे रहेंगे और स्क्रीन पर विश्वास करते रहेंगे, आप तय मानिए आप नरेंद्र मोदी को हर बार वोट देंगे और बराबर बनाए रखेंगे। आपको कभी सच समझ में नहीं आएगा, कभी सच दिखाई नहीं तो आप सोचिए, सिर्फ इतना सोचिए, आप दो छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। नरेंद्र मोदी और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी, इनकी दोनों की नींद हराम कब होती है? आप कल्पना कीजिए जस्ट, इनकी नींद हराम कब हुई? हजारों माइग्रेटेड वर्कर रोड पर आ गए, इनकी नींद हराम नहीं हुई। हम सब लोग इतना बोल रहे थे, लिख रहे थे, इनकी नींद हराम नहीं हुई। इनकी नींद हराम किससे हुई? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जब बयान दे दिया तो जो हो रहा है गलत हो रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सचेत रूप से एक काम बहुत सुंदर ढंग से कर रहे हैं। वो स्क्रीन के बाहर के यथार्थ को लाके फेंकते हैं और उसके बाद में इनको दहशत होती है। जो भी स्क्रीन के बाहर के यथार्थ को लाके स्क्रीन पर पटकेगा, स्क्रीन के नियोजित यथार्थ को चुनौती देगा, ये ठीक उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे, उससे कहेंगे कि माफी मांग। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि क्या असुविधा है और कहां असुविधा है, सब लोग जानते हैं, लेकिन कन्विंस हैं कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तो फिर प्रियंका गांधी के बयान के आने के बाद में परेशानी क्यों होती है? अगर प्रियंका गांधी ने कोई बयान दिया आगरा के संदर्भ में, या प्रियंका गांधी ने यह कहा कि हम बस लेके जा रहे हैं, आप हमें से परमिशन दे दिए, हम पहुंचा देंगे लोगों को, प्रियंका गांधी के ये ऑफर देने के पहले भी तो बस लगाई जा सकती थी यूपी सरकार की तरफ से, क्यों नहीं लगाई गई? तो वर्चुअल यथार्थ कब डिस्टर्ब होता है? वर्चुअल यथार्थ के जरिए किया गया वैचारिक प्रोपेगेंडा कब डिस्टर्ब होता है? जब बाहर से रियल यथार्थ हस्तक्षेप करता है। और प्रियंका गांधी की और राहुल गांधी की ब्यूटी क्या है? हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही लोगों से नरेंद्र मोदी और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी डरते हैं। उन्हें सीताराम येचुरी के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बीजेएन के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट पार्टी का कोई भी नेता कोई भी बयान दे, साइबर सेल के ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन प्रियंका गांधी अगर एक बयान देती है तो साइबर सेल की चूड़ें हिलने लगती हैं और नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो जाती है, और सारे उनके भक्त और सारे स्क्रीन एक्सपर्ट टेलीविजन पर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग स्क्रीन के बाहर हैं। आप जान लीजिए इसे। प्रियंका गांधी की खूबी ये नहीं है वो कांग्रेस की नेता है, प्रियंका गांधी की खूबी है कि वह स्क्रीन के बाहर है और वो एक रियल नेत्री है। स्क्रीन की खूबी क्या है? स्क्रीन की खूबी है कि उसका काम है प्रदर्शन करना, और प्रदर्शन के जरिए यानी दिखाना, परफॉर्म करना, दिखाना, और दिखाने के जरिए सहमति तैयार करना। किसके लिए सहमति तैयार करना? जो स्क्रीन में जो व्यक्ति दिखाया जा रहा है, जो घटना दिखाई जा रही है, उसके बारे में सहमति तैयार करना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो स्क्रीन में दिखाए नहीं जाते। अब डाटा उठाइए, कि पिछले मार्च से जो लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कितनी बार टेलीविजन पर कितना समय दिया गया है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत कम समय दिया गया है उनको। वो स्क्रीन में न के बराबर हैं। बयान भले ही आ जाए उनका, लेकिन स्क्रीन में नहीं आते। स्क्रीन में सिर्फ वही आएगा जिसे नरेंद्र मोदी अनुमति देंगे। तो कहां लड़ाई लड़ी जा रही है? दिमाग में और स्क्रीन के जरिए। यह वर्चुअल परिप्रेक्ष्य नरेंद्र मोदी जब तक हैं तब तक याद रखने की जरूरत है। जिस दिन यह चीन की घटना घटी थी, मैंने अपने फेसबुक के संवाद में यह बात रखी थी, और उस समय डिटेल्स नहीं आए थे। मैंने सिर्फ यह कहा था कि यह जो बिहार रेजिमेंट का जो सैनिक कमांडर मारा गया है, यह हमारे लिए बड़े दुख की बात है, और हम सरकार से यह मांग करते हैं कि इसका इलेक्शन के लिए दुरुपयोग न किया जाए। लेकिन शुरू हो चुका है वो नाटक। अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। सेना के लोग जानते हैं कि लद्दाख और उससे जुड़े हुए इलाके में, जो कि सबसे ठंडा इलाका और नो मैन्स लैंड का इलाका है, उस इलाके में सबसे इफेक्टिव सैनिक कौन है? सबसे इफेक्टिव सैनिक वे हैं जो गोरखा के हैं, जो गोरखा सैनिक हैं हमारे। उनकी बॉडी, उनकी सारी संरचना, वे उस इलाके के बारे में सबसे अच्छा जानते हैं। आप तमिलनाडु के, आप पंजाब के, आप हरियाणा के, आप बिहार के सैनिकों को भेज दीजिएगा, वो वहां जानते ही नहीं है, और उनकी बॉडी उस टेम्परेचर के उपयुक्त ही नहीं है। अगर वो उपयुक्त होती तो कारगिल युद्ध तो पहले ही जीत जाते आप। कारगिल युद्ध में शुरू में जो पिटाई हुई, उसका कारण क्या था? कि आपने जो सेना भेजी थी, वो सेना पछाड़ नहीं पाई थी पाकिस्तान को। यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं सवाल कर रहा हूं यह कि भारत सरकार जवाब दे कि अगर लद्दाख में क्राइसिस है, जो कि है, तो मैं गोरखा आर्मी के लोग क्यों नहीं भेजे गए? क्यों गोरखा के लोगों को भेजेंगे ना तो आप वोट बैंक की राजनीति नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि जाएगा सैनिक, मरेगा। आप जानते हैं कि नो मैन्स लैंड है, और इसकी बॉडी, इसका टेम्परेचर इसका काम नहीं देता, ये मरेगा।
आप जानते हैं इस बात को, और सैनिक इस बात को जानता है कि वो देश के लिए मरने के लिए जा रहा है। तो लद्दाख के लिए बॉडी टेम्परेचर जिनका उपयोग था वह गोरखा के लोग, बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार करके आपने सारी चीजें सजाई हैं, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। नुकसान किसका हुआ इससे? सेना का हुआ, हमारा हुआ। जमीन कहां है? जमीन कहीं नहीं जाने वाली, जमीन जहां है वहीं है। अब आप टेंट लगा लीजिए, वो टेंट लगाने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो नो मैन्स लैंड है, वहां कोई आदमी रह ही नहीं सकता। आप टेंट लगा दीजिए, अपनी सड़क बना लीजिए, आप अपनी कैंप लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आप वहां ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते, आते जाते रहना होगा। और हम पिछले 70 साल से आ जा रहे हैं वहां और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज, वर्चुअल रियलिटी के परिप्रेक्ष्य में रियल इश्यूज कभी भी पोज नहीं किए जाते। अब आप देखिए, आप कन्विंस थे मार्च में कि लॉकडाउन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्क्रीन ने कन्विंस कर दिया कि लॉकडाउन इंपॉर्टेंट। और जिस दिन लॉकडाउन लागू किया गया उस दिन कितने लोग थे हिंदुस्तान में बीमार, कोरोना से पीड़ित? कितने लोग मरे थे सबको मालूम है, गिनती के लोग मरे थे, कुछ सैकड़ा लोग जो बीमार थे, लेकिन सारे देश को स्क्रीन ने कन्विंस कर दिया कि लॉकडाउन प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है, एकमात्र विकल्प है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, देन अनदर लॉकडाउन। अब 4.5 लाख से ऊपर लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, यह ऑफिशियल है, और 1,80,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जो रिकवर नहीं कर पाए हैं, हजारों मर चुके हैं। लेकिन स्क्रीन ने कन्विंस कर दिया है कि अब तुम्हें जीना होगा। कैसे जीना होगा? बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह। आप याद कीजिए, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, मैंने अपनी पहली बातचीत में जो फेसबुक लाइव से की थी कोरोना को लेकर, मैंने साफ कहा था कि नरेंद्र मोदी का एडहॉक रवैया है, नरेंद्र मोदी गंभीर नहीं है कोरोना को लेकर। और नरेंद्र मोदी ने पिछले मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने के पूरे कार्यकाल में इस बात को बार बार प्रूव किया कि नरेंद्र मोदी गंभीर नहीं है। कांग्रेस का प्रस्ताव तो अभी कल जो बैठक हुई है उसमें आया है। मैं तो आपके बीच में बार बार कहता रहा हूं, ये कोरोना, अब वो वीडियो है, अब डेट वाइज वीडियो है। आप फेसबुक लाइव में जाइए, आप नया जमाना के अकाउंट में जाइए और वहां देखिए आप जाके। भारत सरकार की क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है। आज की डेट में भी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि स्क्रीन के जरिए हम कन्विंस कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल उठा रहा हूं कि दुनिया के कई देश हैं जहां की सरकारें अगर गलत कर रही हैं और ठीक काम नहीं कर रही कोरोना को लेकर, तो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं। भारत में ऐसी क्या दीमक लगी है दिमाग में कि लोग प्रतिवाद करना नहीं जानते? क्या वजह है? आपने कभी सोचा इस बात को? हमारे ये नेता, वो चाहे लेफ्ट के हो, चाहे वो राइट के हो, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, सभी नेताओं की स्थिति यह है कि वे सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, रोड पर नहीं निकलना चाहते। आज स्थिति इतनी बदतर है कि मतलब
जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, मेरे जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, मैं चाह के भी बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बाहर गया तो मेरी दुर्दशा ही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री पिछले 4 महीने से कंटिन्यूअसली एक ही बात कह रहा था कि दिल्ली में इतने बेड हैं, मरीज नहीं है। और मरीज ही मरीज हैं दिल्ली में, लेकिन कोई बेड उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है लोगों के लिए। ऐसे सैकड़ों नैरेटिव हर जगह हैं, हर गली हर मोहल्ले में है। और एडवोकेशन का आलम देखिए, आपको लगेगा कि अमित शाह अभी 4-5 दिन पहले ही गृह मंत्री बने हैं। अरे अमित शाह तो जिस दिन लॉकडाउन लागू हुआ उस दिन गृह मंत्री थे। उन्होंने कोशिश की दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर बात करने की, उन्होंने कोशिश की है जानने की कि दिल्ली को जरूरत क्या है। हम जानना चाहते हैं कि 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जो निर्णय लिया गया 10,000 बेड का, वो निर्णय 3 महीने पहले क्यों नहीं लिया गया? क्या परेशानी थी इसमें? अमित शाह को किसने रोका था फैसला लेने से? दिल्ली की जनता को मरने के लिए किसने तैयार किया? हर हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देखिए, लूट का लेवल देखिए। अब सरकार के ने लूट का एक पैकेज तैयार किया है 8,000 से लेकर 10,000 तक, जगह जगह। कर्नाटक में भी एक पैकेज तैयार कर दिया गया है कि हम जो हाई, अरे नहीं, अब लेने दो, दिक्कत क्या है, लेने दो जितना ले सकते हैं वो। सरकार पहले एक चीज का जवाब दे, मैंने बहुत पहले भी रेज की थी, मैं आज फिर रेज कर रहा हूं कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं उनका निजी अस्पतालों में फ्री इलाज होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं जवाब देते ये लोग? ये जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है कि नहीं है? अमित शाह की ये जिम्मेदारी है कि नहीं है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह सुविधा, कोरोना की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपने जब जमीन दी थी ना निजी अस्पतालों के लिए, तो उसमें एग्रीमेंट है, उसमें एक क्लॉज है कि बीपीएल कार्ड होल्डर्स को फ्री चिकित्सा देनी होगी। लेकिन आप तो इसे लागू नहीं करा रहे हो, आप घोषणा कर रहे हैं और नेकेडली घोषणा कर रहे हैं, जो कि गलत है। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया मुख्यमंत्री की तरफ से कि बीपीएल कार्ड होल्डर्स की, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की, प्राइवेट हॉस्पिटल जो लिस्टेड हैं वे कोरोना का ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे? सरकारी अस्पताल से बाकायदा केंद्र सरकार के कर्मचारी बिना इलाज के लौटे हैं, डॉक्टर नहीं देख रहे उनको। तो इस अराजकता से किसको फायदा? और कन्विंस है लोग, नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। आप किसी भी अस्पताल पर जाइए, सिर्फ खड़े होइए आप, किसी भी अस्पताल पर 5 लाख और 8 लाख का पैकेज है, घोषित पैकेज है। जो सरकार ये कह रही है, वो सरकार सिर्फ इतना बताए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्या हुआ। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था फ्री ट्रीटमेंट, फिर आपने पिटीशन दायर करा के, रिव्यू करा के उस ऑर्डर को रिवर्स कराया। तो ये जो निर्णय आपने अभी 3 महीने बाद लिया, ये उसी दिन आप कोर्ट में क्या कह सकते थे कि हम ये कह रहे हैं कि 8,000 रुपए से ज्यादा नहीं लेंगे आप। तब आपने कहा कि 4,500 रुपया टेस्ट के, इलाज के। आप जानते थे कि टेस्ट से खाली बात नहीं बनेगी, इलाज की भी जरूरत होगी इसके लिए। तो केंद्र सरकार ने 3 महीने पहले निर्णय क्यों नहीं लिया कि इलाज के लिए जो खर्चा होगा वो हम देंगे, टेस्ट के लिए जो खर्चा होगा हम देंगे? जिस समय लोगों के धंधे चौपट हो चुके हों, लोग घरों में बंद हों, लोग बैंक नहीं जा सकते हों, लोगों के पास पैसे ना हो,
सरकार ने कोई मदद नहीं की इसमें, लेकिन जनता कन्विंस है कि सरकार काम कर रही है। अगर सरकार काम कर रही है और बात इतनी ही सही है और एकदम सटीक है, तो मदुरई में लॉकडाउन क्यों लागू करना पड़ा? सरकार काम कर रही है तो गुवाहाटी और उसके आसपास के जिलों में लॉकडाउन क्यों लागू करना पड़ा? कोई तो बात है। अरे 4.5 लाख केस और 4,000 केस में फर्क है कि नहीं है? अभी कुछ देर पहले ही मैंने अखबार देखा तो इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन थी कि बेंगलोर जो है लॉकडाउन की प्लानिंग कर रहा है। हम कन्विंस हैं कि सरकार काम कर रही है और लॉकडाउन की जरूरत नहीं है और कोरोना का संकट टल चुका है। और कोरोना का संकट टल चुका है और सब कुछ नॉर्मल है, तो नरेंद्र मोदी किसी हॉस्पिटल में अभी तक गए क्यों नहीं देखने के लिए? अमित शाह पिछले 4 महीने में सरकारी हॉस्पिटल्स में निगरानी के लिए गए क्यों नहीं? सब कुछ नॉर्मल है। कहां नॉर्मल है? सिर्फ बीजेपी की नेताओं की गोष्ठियों में, मीटिंगों में, वहां कोरोना कोई इंपैक्ट नहीं है। वो लखनऊ हो, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, सब जगह बीजेपी के लोग जहां जरूरी है, यहां तक के मतलब आश्चर्यजनक है ये, एक विधायक तो पूरा किट पहन के वोट डालने आया। उफ, सत्ता का इतना मोह। आप जानते हैं कि एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति लोगों को प्रभावित कर सकता है और संक्रमित कर सकता है। सरकार ने उसे वोट डालने जाने कैसे दिया? वो चाहे जितना ही पुष्ट रहे। ये क्राइम है, ये लोकतंत्र नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? गुजरात से लेकर लखनऊ तक बीजेपी के सभी टॉप नेता कोरोना की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। एक जगह बताइए, पिछले मार्च जब से लॉकडाउन लागू हुआ और उसके बाद जब से लॉकडाउन जून से खोला गया है, आप एक जगह बताइए कि विपक्ष के किसी भी नेता ने लॉकडाउन के जो गाइडलाइन है या कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन किया। तो कौन लोग हैं जो कि लॉकडाउन की या कोरोना की गाइडलाइन लागू कर रहे हैं? जो सरकार में उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जवाबदेही किसकी है? विपक्ष की। नीति कौन लागू करेगा? कि विपक्ष। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और ये आप कन्विंस करने में सफल इसलिए क्योंकि आपका स्क्रीन पर कब्जा है। एक अन्य पहलू है जिस पर के हम लोग बात करें। मैं एक डाटा आपके सामने रख रहा हूं, बहुत चिंता की चीज है वो मेरे लिए। वो ये कि केंद्रीय सुरक्षा बलों जो विभिन्न किस्म के हैं, सीआरएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एनडीआरएफ, ये तमाम जो सुरक्षा बल हैं, इस सुरक्षा बलों में कोरोना पीड़ितों की संख्या वो चिंता की चीज है। आपने तो पूरे देश में कहीं पर सुरक्षा बलों को लगाया नहीं, आपने तो पुलिस को लगाया था। फिर ये सुरक्षा बलों में
ये केंद्रीय सुरक्षा बलों में ये कोरोना का प्रवेश कैसे हुआ? टोटल जो अभी तक का आंकड़ा है, कल तक का, वो ये कि कोरोना से पीड़ित जो सुरक्षा बलों में सैनिक हैं, अफसर हैं, उनकी संख्या है 2900। इनमें मंगलवार को 85 नए केस ऐड हुए हैं। तैयारी अच्छी है ना? जो लोग घर में बैठे हैं वो लोग परेशान हैं, जो आर्मी में हैं वो भी परेशान हैं। तो ये केंद्रीय सुरक्षा बलों में जिनको कि आपने लगाया ही नहीं, और अगर लगाया मैंने वह शुरू में फेसबुक पर लिखा था, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं मैं आपको। आप चाहें तो जिस दिन से ये कोरोना का संकट आया और इस पर राइटिंग शुरू हुई है फेसबुक पर, वो सब चीजें लिखित में भी हैं और वो वीडियो के फॉर्म में भी हैं। मैंने एक बात कही थी, ये कह रहे हैं ना अभी अमित शाह और दूसरे लोग कह रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। भारत सरकार सिर्फ इतना बता दे कि जो लोग 30 जनवरी के बाद भारत में आए हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की थी उसने, और नहीं की थी, क्यों नहीं की थी? जो विदेश से आए थे। भारत सरकार सिर्फ इतना बता दे कि अभी जो ये सो कॉल्ड अभी विदेश से जो लोग लाए जा रहे हैं और लाके सीधे छोड़ दिए जाते हैं एयरपोर्ट पर कि अपनी टैक्सी लो और घर जाओ, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की नहीं। तो ये बताइए कि ये अराजकता किसके लिए है? ये जानते हुए भी कि विदेश से जो व्यक्ति आ रहा है वो कोरोना से प्रभावित इलाके से आ रहा है। तबलीगी जमात के जो सालाना जलसे में लोग आए थे उसमें से आपने कुछ हजार लोगों के वीजा कैंसिल कर दिए, भविष्य के लिए पाबंदी लगा दी उन पर, फाइन, क्योंकि वो कोरोना लेके आए थे। लेकिन पिछले दिनों जो लोग आए हैं 30 जनवरी के बाद, जो विदेश से लोग आए हैं, आपको मालूम है कितने लोग कोरोना लेकर आए? क्या आप उनके वीजा कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वो कोरोना लेकर आए? या हम ये मान लें कि विदेश से जो लोग आए वो कोरोना लेकर नहीं आए? मजदूरों का नाम बेकार में जोड़ा जा रहा है, मजदूरों के बीच में कोरोना को पहुंचाया गया है। मजदूर कोरोना से पीड़ित नहीं थे, लेकिन आज मजदूर कोरोना से सबसे अधिक पीड़ित हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ही करनी थी और बाकायदा आपको मरीज का इलाज ही करना था, उस पर नजरदारी ही करनी थी, तो जिन लोगों को आपने हवाई जहाज से यहां उतारा उनको आपने कोरोना के सेंटर्स में भर्ती क्यों नहीं किया? अमित शाह इस बात का सिर्फ जवाब दें, नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दें, इस सवाल का जवाब दें कि जो लोग एयरपोर्ट पर उतरे वे लोग कोरोना सेंटर क्यों नहीं पहुंचाए गए? सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर्स में उनको भर्ती क्यों नहीं किया? सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो लोग कोरोना पीड़ित देशों से आ रहे हैं, कोरोना पीड़ित खुद हैं, उन्हें सीधे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स में पहुंचाया जाए? तो सरकार ने तो यह काम नहीं किया। और आप कह रहे हैं कि आपने बहुत काम किया, इस बीच में इतना काम किया, इतना काम किया कि आप थक के चूर हो गए हैं और आप योगा करेंगे क्योंकि आपको रिलैक्स करना है। नहीं, गैर जिम्मेदारी, सिर्फ गैर जिम्मेदारी। जनता के प्रति इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता कि जनता को आप महामारी के आग में झोंक दें। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की होती और जो लोग कोरोना से पीड़ित थे या जो नहीं थे उनको
क्वारंटाइन सेंटर्स में भर्ती किया होता तो हिंदुस्तान इस महामारी की तबाही से बच जाता। तकरीबन 15-16 लाख लोग थे, और इस बीच में जो लोग आ रहे हैं वो अभी भी लोग आएंगे, अभी भी सैकड़ों जहाज अभी खड़े हैं जाने के लिए। आप अभी भी किसी का इलाज नहीं कर रहे हो, इंतजाम नहीं कर रहे। पहली बार एक चीज देखी गई है, मैंने अभी 2 दिन पहले, परसों मैंने फेसबुक पर पोस्ट लिखी थी, सिर्फ नरेंद्र सरकार, गृह मंत्री, सिर्फ सूचना है, भारत सरकार ने अपनी पहलकदमी पर कितने कोरोना पेशेंट खोजे, ट्रेस किए। आपने एक मरीज नहीं खोजा कोरोना का, लेकिन पूरे देश को महामारी की आग में झोंक दिया। आपके पास में कोई डाटा नहीं है कि एयरपोर्ट पर जो लोग उतरे वे कोरोना से पीड़ित थे कि नहीं थे। आपके पास कोई डाटा नहीं है। ट्रंप के साथ लोग अमेरिका से आए थे जिनके साथ में आपने जलसा किया था, और ट्रंप के साथ जो लोग आए थे उनमें कितने लोग कोरोना से प्रभावित थे, आपके पास कोई डाटा नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन आप में साहस नहीं था कि आप कोरोना का मुकाबला कर सकें। तो आपने क्या किया? आपने जलसा किया, आपने जुलूस निकाले, आपने रैली की, आपने भाषण दिए, लेकिन कोरोना के इलाज का कोई इंतजाम नहीं किया। आज की डेट में भी कोई इंतजाम नहीं है। मैं आपको में भर्ती हुआ, बहुत समझदार थी, हुआ अंदर जाके जब उसने देखा, जो व्यवस्था देखी, तो वो एम्स छोड़ चला गया और वो अपने के द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल में गया और वहां उसने सारी व्यवस्था की और अपना इलाज। तो कोरोना के लिए कौन सी चीज जरूरी है? सरकार का विवेक, सरकार की पहल, सरकार के रिसोर्स जरूरी हैं कि नहीं है? कोरोना के लिए कौन से रिसोर्स दिए गए? केजरीवाल को पछाड़ने के लिए, केजरीवाल को कॉर्नर करने के लिए अगर अमित शाह आएंगे और मीडिया बाइट बनाएंगे, केजरीवाल के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, तय मान लीजिए। केजरीवाल उससे सहमत नहीं हो, लेकिन आप केजरीवाल से स्कोर करने के लिए, अरे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राज्य सरकार की मदद करे। केंद्र सरकार जानती थी इस बात को कि दिल्ली में विदेश से आने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार जानती थी कि विदेश से आने वाले लोगों की संख्या बंबई में सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार यह भी जानती थी कोलकाता में आने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती थी, वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करती और उन लोगों को चिन्हित करती जो लोग कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन केंद्र सरकार ने काम नहीं किया। और आज स्थिति क्या है कि आज दिल्ली, कलकत्ता और बॉम्बे, ये 3 शहर बिल्कुल कोरोना की आग में जल रहे हैं। और दोष किसे देंगे आप? केजरीवाल को। दोष किसे देंगे आप? ममता को। दोष किसे देंगे आप? उद्धव ठाकरे को। जी नहीं, जी नहीं। कोरोना की बीमारी लैट्रिन पे पैदा नहीं हुई जैसा कि प्रचार किया जा रहा है। कोरोना हवा में नहीं आया, कोरोना हवाई जहाज पर उड़ के आया है और उसके बाद अब फैला है। और हवाई जहाज से उड़ के आया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि हवाई अड्डे पर ही इसे रोकते, लेकिन आपने कोरोना को हवाई अड्डे पर नहीं रोका। आपने कहा आइए शहर में, हम लाल कारपेट बिछा के आपका स्वागत करते हैं। क्यों स्वागत करते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज चल रही थी जिसे मैं शेयर करना चाहता हूं। शाहीन बाग आंदोलन ने नरेंद्र मोदी की नींद हराम कर दी थी, और शाहीन बाग आंदोलन दोबारा उठ के खड़ा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान को कोरोना की अराजकता में ठेल के फेंक दिया जाए और जनता को एकदम सबक दिया जाए। किस बात का सबक दिया जा रहा है? जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और अगर
जिम्मेदारी निभाई है। मैं सिर्फ डाटा मांग रहा हूं, मैं सिर्फ डाटा मांग रहा हूं कि यूपी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, जहां पे भी सरकारें हैं बीजेपी की सरकारें, खाली केंद्र की सरकार खाली यह बताए कि उन्होंने अपनी तरफ से पहल करके कोरोना के कितने मरीज खोजे। आप सरकार चलाएं, आप मरीज खोज के गए, हम भारत के नागरिक जाएं दौड़ करके मेरा टेस्ट करो, मुझे कोरोना हुआ है। सरकार को नहीं मालूम कोरोना किसे हो रहा है, सरकार को पता चलता है गजब का शासन है। और आप मुकाबला किससे करेंगे? आप चीन से मुकाबला करेंगे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वुहान में जिस समय कोरोना का विस्फोट हुआ तो चीन के 50,000 डॉक्टर वुहान पहुंच गए थे और हर घर में जाके उन्होंने टेस्ट किए, चेकिंग की और हर घर को बाकायदा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के नंबर में डाला, कोडिंग की उसकी। आपने क्या किया? आपने एक ऐप बना दिया। अरे ऐप से क्या होगा? अरे लोग जो पीड़ित हैं उसे डॉक्टर चाहिए, उसे दवा चाहिए। आपने क्या किया? आपने एक आशा वर्कर को भेज दिया कि जाके पूछ लो यहां कोई कोरोना का पेशेंट है कि नहीं है। वो जाएगी महिला और लिख के ले आएगी खाली। इससे कोरोना से लड़ेंगे आप? नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। डॉक्टरों के पास में सुविधाएं नहीं, इसके बावजूद डॉक्टरों ने काम किया है। लेकिन मैंने एक सुझाव दिया था जिस पर कि आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने सुझाव दिया था कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं इसके पूरे के पूरे नेटवर्क को मोबिलाइज किया जाना चाहिए हिंदुस्तान के स्तर पर, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। आप ये बताइए मुझे कि आप हिंदुस्तान के पुलिस वाले को मोबिलाइज कर सकते हैं, बैंक कर्मचारी को मोबिलाइज कर सकते हैं, ये जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं इनको आपने मोबिलाइज क्यों नहीं किया? आपने लोकल लेवल पर, जिले स्तर पर क्यों नहीं कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, क्वारंटाइन के लिए अलग से सेंटर्स बनाने के लिए ये प्राइवेट डॉक्टरों के पूल की मदद क्यों नहीं ली आपने? क्यों नहीं फोर्स किया उनको? देशभक्ति सिर्फ हम लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए और डॉक्टरों के लिए नहीं है। नेशनलिज्म का पाठ सिर्फ हम पढ़ेंगे और वो मुनाफे का पाठ पढ़ेंगे और घर में बैठे रहेंगे। मैं 55 दिन तक मथुरा में था और 55 दिन तक मथुरा की हालत यह थी कि कोई प्राइवेट डॉक्टर अपना फोन नहीं उठाता था। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर फोन नहीं उठा रहे हैं। सरकार का कोई दबाव नहीं है। सरकार को सीधे कहना चाहिए था कि डॉक्टरों का काम है जनता की सेवा करना, इलाज देना। यह बहानेबाजी कि कोरोना का पेशेंट होगा इसलिए हम देखेंगे नहीं, यह बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपको व्यवस्था करनी होगी लोकल लेवल पर, प्रोटेक्शन देना होगा उन्हें। लेकिन आपने ये सब तो नहीं किया। आपने कहा बैंक कर्मचारी बैंक जाएंगे और डॉक्टर अपने नर्सिंग होम नहीं जाएगा, वो इलाज नहीं करेगा, उसकी मदद सरकार नहीं लेगी। गैर जिम्मेदारी की और लोगों को बचाने की भी एक सीमा होती है। हिंदुस्तान के प्राइवेट डॉक्टर्स जो एक बड़ा पैमाने पर लूट खसोट का एक हिस्सा है, आपने उनको फलने फूलने दिया और आराम करने दिया। और यह किसी भी चीज, किसी भी तर्क से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये किसी भी तर्क से एक्सेप्टेबल नहीं है। पूछा ही जाना चाहिए जो कोरोना वॉरियर हैं, योद्धा हैं, वो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल के या प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ही नहीं है, बल्कि वे निजी डॉक्टर भी हैं जो इनकी संख्या हजारों में है, लाखों में है। एक एक डॉक्टर की पढ़ाई पर हिंदुस्तान की गरीब जनता का लाखों रुपया खर्च होता है। हिंदुस्तान की जनता को उनसे सेवा मांगने का पूरा हक है क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है उनके ऊपर। मेरी पढ़ाई पर पैसा खर्च हुआ हिंदुस्तान की जनता का। मेरा दायित्व बनता है कि मैं हिंदुस्तान की जनता की सेवा करूं। मैं एहसान नहीं करता जो आपके बीच में आता हूं, बार बार बोलता हूं, मैं एहसान नहीं करता। ये तो डॉक्टर ये अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाएंगे? क्यों नहीं? केंद्र सरकार ने, विभिन्न राज्य सरकारों ने प्राइवेट डॉक्टरों को मोबिलाइज किया और अभी भी स्थिति क्या है? कर्नाटक में एक रूल, दिल्ली में एक रूल, कलकत्ते में तो कोई रूल ही नहीं,
बंगाल, यहां तो दिल्ली में और कर्नाटक में तो थोड़ा सा ये भी हुआ है कि नहीं रेट ठीक करो, रेट ठीक करो, तो जो हायर रेट है वो नीचे लाए गए हैं। और वो जो नीचे लाए गए वो भी जनता के बस की नहीं है। 10,000 रुपया पर बेड, 8,000 रुपया पर बेड, और अभी इस नियम के बिना बेड था 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। परसों मुझे एक व्यक्ति ने बताया कलकत्ते में कि 50 लाख रुपया जमा करने के बाद उसका ट्रीटमेंट कोरोना का शुरू हुआ। लूट की भी सीमा होती है, असीम लूट। कोई बोलने वाला नहीं है, कानून बोलने वाला नहीं है, सरकार बोलने वाली नहीं है, और नियम भगवान पे तो आपके नियम ही लागू नहीं होते। भगवान से तो आप बहुत डरते हैं। केंद्र सरकार कह ही सकती थी कि नहीं, अभी मंदिर नहीं खुलेंगे, अभी रथ यात्रा नहीं निकलेगी। क्या परेशानी है इसमें? वर्चुअल दर्शन हो सकते तो वर्चुअल रथ यात्रा नहीं हो सकती? वर्चुअल दर्शन का पेमेंट लिया जा सकता है तो वर्चुअल रथ यात्रा क्यों नहीं हो सकती? वर्चुअल पीएम के दर्शन हो सकते हैं लेकिन वर्चुअल रथ यात्रा क्यों नहीं हो सकती? धर्म इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि धर्म के सामने सरकार, कानून, लॉकडाउन की गाइडलाइन सारी की सारी नतमस्तक हो जाए? नहीं नहीं, ये गैर जिम्मेदारी है। ये एकदम अराजकता की गोद में भारत को ठेलने की योजना है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि मेरी जैसे लोग जो कि 60 साल के ऊपर के एज में चले गए, एक बड़ी संख्या में है वे लोग जो कि सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। आप चाहते हैं कि जितनी ज्यादा क्योस बढ़ेगा उतनी ही आपकी सरकार मजबूत होगी। आप चाहते हैं ये, और आप जानते हैं इस बात को। कौन सी चीज जरूरी है? केंद्र सरकार और उनके जो लघुए भगुए हैं, जो पूरा तंत्र है, उससे सवाल कीजिए। आप सिर्फ एक सवाल कीजिए, चीन के प्रसंग में एक सवाल कीजिए। मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट बता रहा हूं। आप नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके गण बटुक जिसे कहते हैं हम लोग, वो बहुत देशभक्त हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनमोहन सिंह की सरकार के समय तक, यानी 2014 तक, और आज 2020, पिछले 6 साल में चाइना का निवेश भारत में कई गुना ज्यादा बढ़ गया। अब ये बताइए मुझे, राष्ट्रवादी सरकार मनमोहन सिंह की थी या आपकी है? दावा करें आप कि हम चीन विरोधी हैं, हम चीन को मौका नहीं देते, लेकिन प्रैक्टिस करें आप एकदम उलट। तो ये नए किस्म का जो राष्ट्रवाद है, नए किस्म की जो राष्ट्र सेवा है, वो कैसी है? फेक, एकदम फेक, प्योर वर्चुअल। इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, तमाम अखबारों की वेबसाइट पर आप जाइए, आपको वे डाटा मिल जाएंगे कि पिछले 6 वर्ष में नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद चीन की कंपनियों का भारत में निवेश किस तरह से तेजी से बढ़ा है। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, मैं डाटा देके मैं बोर नहीं करना चाहता आपको। आप जिस 2 कंपनियां हैं अमेरिका की, और चाइना की, सॉरी, अलीबाबा और दूसरी है टेंसेंट। इन 2 कंपनियों के ही निवेश ने पूरे के पूरे गणित को, हिंदुस्तान के गणित को एकदम रिवर्स में डाल दिया है। अलीबाबा का पेटीएम में
निवेश और अलीबाबा का जोमोटो में निवेश। वो जो मोटरसाइकिल पर लड़के आते हैं ना, खाना लेके जाएंगे, आप जो कहेंगे वो किसी भी दुकान से कहेंगे आपका खाना सप्लाई देंगे। जोमेटो में निवेश किसका है? अलीबाबा का। और ये जो ओला से लेके, यानी ओला जो कि अभी दिल्ली की सबसे फेवरेट, बंबई की सबसे फेवरेट, ओला में किसका निवेश है? चाइनीज कंपनी का निवेश है। स्विगी में किसका निवेश है? चाइनीज कंपनी का निवेश है। पेटीएम के अलावा जो एक विज्ञापन आपने देखा होगा टेलीविजन, policybazaar.com, पॉलिसी बाजार में किसका निवेश है? चाइना की कंपनी का। ओला कैब, स्विगी, ड्रेकॉम.com, पेटीएम मॉल, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, उड़ान, बिग बास्केट, लेंसकार्ट.com, हाइक, जोमोटो, ये तमाम कंपनियों में निवेश किसके जमाने में हुआ? आरएसएस के लोगों के जमाने में। आरएसएस के लोगों की तूती बोलती है इस सरकार में। आरएसएस के लोगों के आंखों के नीचे बैठ के, उनकी मौजूदगी में, उनके संरक्षण में ये चाइनीज कंपनियों का निवेश हुआ है। और छोटा मोटा निवेश नहीं है ये। $5.5 बिलियन से अधिक का निवेश है ये। और $100 करोड़ का तो निवेश अभी 2 दिन पहले ही हुआ है। तो स्क्रीन पर हमको समझाया जा रहा है कि राष्ट्रवादी बनो, चीन विरोधी बनो, है ना? और प्रैक्टिस में क्या है? चीन की गोदी में बैठो, चीन के झूले पर झूलो, चीन के पैसे से बिजनेस करो, चीन को बिजनेस के लिए बाकायदा जमीन दो। सिर्फ छोटी सी एक चीज कर दो, अंततः ये नेशनलिज्म का जो फ्रॉड बंद कर दो। वो क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सड़क पर जुलूस निकालने की जरूरत नहीं, किसी एक छोटे दुकानदार को पीटने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार अगर चीन के बारे में सचमुच में गंभीर है कि वो चीन से लड़ना चाहती है, सिर्फ आयात बंद कर दे, चाइनीज वस्तुओं का आयात बंद कर दे, बस किस्सा खत्म हुआ। एक ऑर्डर निकालना है, कोई जुलूस की जरूरत ही नहीं है। बिना जुलूस निकाले आप चाइना की सांस बंद कर सकते हैं। लेकिन हमें मालूम है आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो कारण यह कि चाइना के लोग जिस तरह से राष्ट्रवादी हैं, अंध राष्ट्रवादी हैं, आप भी उसी तरह अंध राष्ट्रवादी हैं। तो आप चाइना से लड़ नहीं सकते। दूसरा यह है कि चाइना के लोग घूस खिलाना बहुत अच्छा जानते हैं और आप घूस खाना बहुत अच्छा जानते हैं। चाइना के लोगों ने सारी दुनिया में करप्शन के सारे मानदंड तोड़े हैं। तो जब एक खाली साइन करने पर करोड़ों की डील हो और घर बैठे पैसा आए तो किसे बुरा लगता है? दलाली किसे अच्छी नहीं लगती? और भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी ही दलालों की है। पूरे टॉप टू बॉटम दलालों का नेटवर्क है पूरे देश में। हर क्षेत्र में दलालों का नेटवर्क है और शानदार नेटवर्क है। नरेंद्र मोदी की विक्ट्री में जिस नेटवर्क की सबसे बड़ी भूमिका है वह है दलाल, और दलाल और सिर्फ दलाल। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कोई काम करना होता है तो उन्हें पहले दलाल को पकड़ना होता है। और आपने अब क्या किया है? आपने एक नया सबूफा छोड़ा है। और वो सबूफा क्या है? वो आखिरी बात कह के मैं ये चीज यहीं रोकूंगा। मैं देखिए, मैं फेसबुक पर लिख चुका हूं, इसे मैं आपसे फिर शेयर कर रहा हूं। आरएसएस के 2 आइडियोलॉजिकल आइकॉन हैं,
नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव। बाबा रामदेव से यह सवाल किया जाना चाहिए कि बाबा ये बताओ कि जब कोरोना आया था तो जनवरी में वैक्सीन क्यों नहीं ले आई, जनवरी में दवा क्यों नहीं ले आई? बाबा को क्या परेशानी थी? जनवरी में जब पहला केस आया तो बाबा ने पहले केस के आने के साथ ही दवा लॉन्च क्यों नहीं की? इतने दिन क्यों लगे? रिसर्च कर रहे थे। बाबा क्या कोई रिसर्च नहीं होती, सब जानते कोई रिसर्च नहीं होती। जो काम नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते उसे बाबा रामदेव करते हैं, जो काम बाबा रामदेव नहीं कर सकते उसे नरेंद्र मोदी करते हैं। ये दोनों बहुत कंप्लीमेंट्री और आइडियोलॉजिकली एक दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सारी दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियां अभी कोरोना के वैक्सीन की खोज में और उसके ट्रायल में लगी हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि 13 जगह इसकी कोशिश चल रही है। तकरीबन 150 और अलग छोटे छोटे लेवल पर इसके प्रयास चल रहे हैं। सैकड़ों लोगों के ऊपर ट्रायल चल रहा है। इसके बावजूद भी ज्यादा जोर लगाएं तो इस साल के अंत तक दवा आ सकती है। लेकिन बाबा रामदेव तो 5 दिन में दवा ले आए वो, और अब वो कह रहे हैं क्या, जीटीवी और दूसरे चैनल्स ने शुरू कर दिया है कि नहीं वो उन्होंने कभी नहीं कहा ये कि वो कोरोना की दवा ले आए हैं, नहीं कभी नहीं कहा। वो खाली स्वास्थ्य वर्धक, प्रतिरोध वर्धक ये स्वास्थ्य वर्धक और प्रतिरोध वर्धक दवाएं कभी साइंटिफिक ट्रायल के लिए क्यों नहीं देते वो? और जिन दवाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए गए उन दवाओं को मार्केट से क्यों नहीं हटाया गया? क्या वजह है? जल्दी क्या है इतनी? एक जल्दी है, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता अंधविश्वास में गहरी आस्था रखती है और उसके अंधविश्वास का कोरोना की आड़ में दोहन किया जाना चाहिए और कोरोना के लिए दोहन किया जाना चाहिए। ये जड़ी बूटियां, ये सबसे बड़ा अंधविश्वास का एरिया है, अनसाइंटिफिक एरिया है। इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अगर विज्ञान सम्मत योग में इलाज होते और पतंजलि हॉस्पिटल्स में इलाज होते तो स्वयं बाबा रामदेव अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका भागकर नहीं जाते। बाबा रामदेव के पास में किसी भी गंभीर बीमारी का कोई इलाज नहीं है, न उनकी किसी दवा में कोई इलाज नहीं है, और यह बात मेडिकल काउंसिल कई बार कह चुकी है। डॉक्टरों में साहस नहीं है, क्यों? उन्हें सरकार का समर्थन नहीं है। क्या करना चाहिए हम लोगों को? हम लोगों को आवाज बुलंद करनी चाहिए। हम लोगों को यह बीच में प्रचार करना चाहिए, लोगों को जाना चाहिए कि जब विश्व स्वास्थ्य संगठन यह कह रहा है कि पूरी दुनिया में अभी वैक्सीन आना संभव नहीं है, तो एक फालतू आदमी जिसके पास में ज्ञान विज्ञान का कोई अनुभव नहीं, जिसके पास में 10 साइंटिस्ट तक काम नहीं कर रहे, वो कोई दवा, ऐसी दवा जो कि प्रतिरोधक हो या वो कोरोना का ट्रीटमेंट हो, वो कोई दवा बना कैसे सकता है? तो आप इस चीज में एंजॉय करेंगे। आप अचानक जो ही लॉकडाउन खोला गया, लॉकडाउन खोलते कौन सी चीज आपके स्क्रीन पर आई? मैं फिर लौट रहा हूं उसी जगह, बाबा रामदेव। अब कन्विंस करने के लिए, कोरोना से फाइट करने के लिए स्क्रीन पर फिर बाबा रामदेव उतार दिए गए, और आप कन्विंस हैं कि बाबा रामदेव आपकी मुक्ति का मार्ग हैं। क्योंकि अंधविश्वास एक बहुत ही सहज, सरल
सुबह मार्ग है जिस पर चल के आप अपने को सहमति के ढांचे में ढाल लेते हैं। अगर बात इतनी ही सच है कि योगा करने से कोरोना प्रभावित नहीं होंगे आप, आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो सिर्फ ये बताइए कि बाबा रामदेव स्वयं जो कुछ घंटे सुबह कुछ घंटे शाम को योगा करते रहते हैं, वे जनता के बीच में हॉस्पिटल्स कहीं लोग जहां पीड़ित हैं उनके बीच में क्यों नहीं गए देखने के लिए? क्योंकि वे तो रेजिस्टेंस उनके अंदर भरी पड़ी है। बाबा रामदेव कहीं दिखाई नहीं दिए, वो किसी हॉस्पिटल में मरीजों को देखने नहीं गए। बाबा रामदेव के इशारे पर जो कैबिनेट एक्सरसाइज करती हुई आपको 21 तारीख को दिखाई दी थी, उस कैबिनेट के लोग कभी किसी हॉस्पिटल में किसी भी कोरोना के पेशेंट को देखने नहीं गए। और जो पेशेंट को देखने गया ना, वो अभी इलाज करा रहा है अपना, वो सत्येंद्र जैन, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री। उससे समझ गया बेचारा, बार बार जाता था और लौट के आता था। हर्षवर्धन तो कभी नहीं गए। आपको कहीं उसका फोटो मिला हर्षवर्धन का एम्स में मरीजों से मिलते हुए, बात करते हुए, पूछते हुए? तो आप लगाइए फेसबुक पर, हम भी देखना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं के फोटोशॉप के लिए भी फोटो उपलब्ध नहीं है कि कोरोना के पेशेंट को वो देख रहे थे, इलाज के लिए बात कर रहे थे। वो सिर्फ स्क्रीन पर मिलते हैं, जीवन में नहीं। अब एक बुरी चीज जो कि ज्यादा जरूरी है, मैंने कहा था ना आपसे, इस सरकार के लिए जनता महत्वपूर्ण नहीं, इस सरकार के लिए सरकार महत्वपूर्ण है, चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। इलेक्शन में किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से कैसे लौट के आया जाए। अब बिहार का चुनाव है सामने, तो बिहार के चुनाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? कौन सी चीज जरूरी है बिहार के चुनाव के लिए? बिहार के चुनाव जीतने के लिए पहली चीज जरूरी थी एक इवेंट, एक आर्मी इवेंट। इस आर्मी इवेंट में हमारे बलिदानी सैनिक, तो वे उनकी छवि, उनके नाम पर वोट मांगना हमारी एक सामान्य परंपरा बन गई है। इलेक्शन कमीशन इसे रोकता नहीं है, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करती, और हम लोग भी ये मांग करते रहते हैं कि बिना राष्ट्रवाद के तो हम वोट नहीं देंगे। हम लोग भी एक थितर हो चुके हैं। तो एक नई चीज लागू की गई जनता के हित में। कौन सी चीज लागू की गई है? हाँ, कल्याण, आखिरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये गरीब कल्याण रोजगार योजना इस सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर के आने के बाद ही डिक्लेयर क्यों हुई? और सुप्रीम कोर्ट ने वही ऑर्डर क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया था राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार ने नहीं कहा था। उसने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक आता कि ये माइग्रेटेड मजदूर जो लौट रहे हैं, इनके लिए राज्य सरकारें रोजगार की योजना बना के कोर्ट को सूचित करें। राज्य सरकारें सूचित करें, इसके पहले ही नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण कल्याण रोजगार योजना की घोषणा कर दी। और टाइप पर क्या है? वो किसी तरह से बवाल नहीं होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, बवाल नहीं होना चाहिए। और चुनाव कैसे होना चाहिए? नरेंद्र मोदी से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं मैं, कि गरीबों के लिए अगर आप सचमुच में रोजगार देना चाहते हैं, और खासतौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए जिनके लिए ये रोजगार योजना शुरू की गई है, उनको ये रोजगार देना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इतना बताइए कि ये रोजगार देते समय आपके दिमाग में ये 100 दिन या 115 दिन या 120 दिन ही क्यों होते हैं? और वही होते हैं खाली। अरे माइग्रेटेड मजदूर सिर्फ
ये जो राज्य चुने गए हैं जहां माइग्रेटेड मजदूर और जहां ये स्कीम लागू की जाएगी, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। मैं वैसे हंस के कहता रहा हूं, लेकिन अब मेरी बात को नरेंद्र मोदी पुष्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का ज्ञान नहीं है। वो प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में नहीं जानते। वो ये जानते ही नहीं है कि माइग्रेटेड मजदूर आंध्रा में भी हैं, माइग्रेटेड मजदूर तमिलनाडु में भी हैं। वो खाली माइग्रेटेड मजदूर ये इलाकों से, हिंदी भाषी क्षेत्र से ही नहीं जाते। माइग्रेटेड मजदूर जो है दूसरे राज्यों में भी है, साउथ में। चूंकि साउथ में इलेक्शन नहीं है, और हिंदी भाषी क्षेत्र ही आपका मूल क्षेत्र है जहां पे कि आपको जंग लड़नी है, जहां पे आप अपने जनाधार को बचाए रखना है। तो आप ये बताइए मुझे कि ये जो आपने राज्य चुने, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, महाराष्ट्र को क्यों नहीं चुना आपने? आंध्रा को या तमिलनाडु को क्यों नहीं चुना? क्या तमिल वर्कर आंध्रा में आगे काम नहीं करते थे जो लौट के गए? क्या तेलुगु भाषी लोग जो आंध्रा के लोग थे वो केरल में काम नहीं करते जो लौट के गए? माइग्रेटेड वर्कर खाली इन राज्यों में, क्योंकि ये हिंदी क्षेत्र का ये एरिया बीजेपी का जनाधार एरिया, और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते जनाधार एरिया में कोई डिस्टर्बेंस हो, और डिस्टर्बेंस तो होगी, डिस्टर्बेंस होगी। क्योंकि आपने जो टारगेट चुना है और उसमें जो लक्ष्य चुना है वो क्या है? 116 जिले इन राज्यों के आपने चुने हैं जिनमें कि आप ये प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा। और 25 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इनकी मदद ली जाएगी, और इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और ये स्कीम लॉन्च करते समय पीएम ने एक और बात कही थी। पीएम ने क्या कहा? मतलब हास्यास्पद होने की जो है ना एक सीमा भी क्रॉस कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से हमारे गांव के लोगों ने बहुत ही शानदार ढंग से संघर्ष किया है और उसे रोका है। अच्छा बताइए, पीएम कह रहा है कि गांव के लोगों ने कोरोना को रोका है ना? और यूपी का मुख्यमंत्री कह रहा है कि ये जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जो गांव जा रहे हैं, इससे गांव में कोरोना फैल रहा है। और अभी अखबार में जो खबरें आ रही हैं वो ये गांवों में कोरोना का संप्रसार हुआ है, तेजी से फैल रहा है वो। तो दूर मत जाइए, आसाम जो है बीजेपी शासित राज्य है। गुवाहाटी और उसके आसपास के जिलों में बीजेपी की सरकार ने लॉकडाउन फिर से लागू किया है। इससे पता चलता है कि पीएम को अंदाज नहीं है नीचे का। गांव के लोग तो जानते ही नहीं है, वहां कोई सिस्टम ही नहीं है, वहां कोई इलाज ही नहीं, वहां है सिस्टम नहीं। फाइट कैसे करेंगे कोरोना से? खेत में खड़े होके? अरे फाइट करने के लिए एक सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन तमाम इलाकों में सामान्य डिस्पेंसरी नहीं है गांवों में। और आप कह रहे कोरोना से फाइट किया। कोरोना से कोई ऐसी चीज है कि जिससे कि बस एक सूर्यासन कर लीजिए और कोरोना ठीक हो जाएगा? है? अनुलोम विलोम कर लीजिए और कोरोना ठीक हो जाएगा? खेत में जाके दौड़ लगा लीजिए, कोरोना ठीक हो जाएगा? गांव के लोगों ने फाइट कहां किया है? गांव के लोगों को फाइट करने के लिए
इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, गांव का तो आपके पास कोई डाटा ही नहीं है। आपके पास जब डाटा नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां लोगों ने फाइट किया है? अंततः फाइट किया है तो बताइए कि कितने लोगों को गांव में कोरोना हुआ था, आप ये बताइए हमें। कितने लोग इलाज के लिए शहर में आए थे और वे स्वस्थ होकर लौट कर गए? आपके पास कोई डाटा नहीं है। कैसे फाइट किया, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। लॉकडाउन 3 के बाद मथुरा के जिलाधीश ने और यूपी की सरकार के आदेश पर ऑर्डर दिया कि गांव में दुकान खोल दी जाए। मथुरा में ही था मैं उस समय। लॉकडाउन 3 के बाद जब दुकान गांव में खोलने का आदेश दिया, गांव दुकान खोल और शहरों में दुकान नहीं खोलेंगी। मथुरा जिले के दुकानदारों ने गांव में दुकान खोलने से मना कर दिया, उन्होंने दुकान नहीं खोली, वो डरे हुए थे। तो यह कहना गलत है। आपके पास में गांव का कोई डाटा ही नहीं है, आपके पास में गांव में जाने में कोई कंपाउंडर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो कोरोना से फाइट कैसे किया उन्होंने? मुझे अभी कोरोना हुआ नहीं है, और अगर यह कहें कि नहीं जगदीश्वर जी ने बहुत फाइट किया, अरे जगदीश्वर जी ने फाइट कहां किया? कोरोना हुआ ही नहीं उन्हें। अगर कोरोना हुआ होता और उसके बाद और उन्हें मिलती और जगदीश्वर स्वस्थ लौटाते, जगदीश्वर जी ने फाइट किया है। गांव के लोगों का कोई ट्रीटमेंट नहीं। गांव के लोगों के पास में सामान्य सी सुविधाएं नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। चूंकि प्रधानमंत्री को एक रोजगार स्कीम लॉन्च करनी थी, इसलिए लॉन्च करने के लिए, और उसमें प्लांटेड था, वो वीडियो अवेलेबल है, वो प्लांटेड है। यानी अब आप पीआर एजेंसी के जरिए स्क्रीन पर ये मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप कहने का मेरा मतलब यह कि कोरोना से लेकर चीन तक के विवाद किस जगह तय हो रहे हैं, वो स्क्रीन पर तय हो रहे हैं। और स्क्रीन में जो चीज दिखाई जा रही है वह चीज आपके अंदर, क्योंकि स्क्रीन में दिखाई जाने वाली चीज सीधे सीधे आपकी ज्ञानात्मक संवेदना को प्रभावित करती है, आपको सहमति के लिए तैयार करती है। आप स्क्रीन पर देखते समय यह सोचें कि स्क्रीन के बाहर क्या घट रहा है। स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है वो झूठ भी हो सकता है, वो चाहे वो एनडीटीवी दिखाए या कोई और दूसरा चैनल दिखाए। एनडीटीवी पर बहुत लोग विश्वास करते हैं, मैं विश्वास नहीं करता, क्यों गलती स्क्रीन प्रेजेंटेशन में, स्क्रीन के आइडियोलॉजी में गलती हो सकती है और होती है। अगर हम कोरोना और चीन, दो चीजों के बारे में समझ सकें तो आखिरी पंक्ति यही है कि नरेंद्र मोदी की 6 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम स्क्रीन के गुलाम हो चुके हैं। हैबरमास के शब्दों में कहें, नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा अस्त्र हमारे जीवन में उतार दिया है कि हम अब स्क्रीन के बिना रह नहीं सकते, स्क्रीन के बिना सोच नहीं सकते। और ये स्क्रीन की गुलामी का प्रत्युत्तर कहां है? जीवन में, जनता के संघर्षों में। और दूसरी नरेंद्र मोदी की उपलब्धि यह है कि नरेंद्र मोदी ने हमारे सभी सपने चूर कर दिए हैं। अब हमारे दिमाग में कोई सपना नहीं आता, कोई यूटोपिया नहीं, कोई हिंदुस्तान बड़े हिंदुस्तान नहीं आता। अब सिर्फ आता है भारत, रोजगार भारत, असहाय भारत। हम जीते यूटोपिया में, और इस यूटोपिया को नष्ट किया है नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार ने और आरएसएस के लोगों ने। हमने सपने देखने बंद कर दिए।
हमें आज जरूरत है इस बात की कि हम बाहर निकलें, स्क्रीन के बाहर निकलें और समाज के बारे में सपने देखें, स्क्रीन के सपने नहीं। स्क्रीन के सपने देखेंगे तो आपकी हालत वही होगी जो सुशांत सिंह की हुई। आप जान लीजिए इसे। मौका तो मैं डिटेल्स में बात करूंगा उस पर। स्क्रीन की दुनिया एकदम अवसाद की दुनिया है, अनरियल दुनिया है, एक ऐसी दुनिया है जिसमें कोई यूटोपिया नहीं है, समाज के परिवर्तन का कोई सपना नहीं है जिसके पास। स्क्रीन की दुनिया में जाने और बंधने का अंतिम एकमात्र कुपरिणाम यह है कि आप अच्छे सपने, सामाजिक परिवर्तन के सपने देखने बंद कर देते हैं और आप मान के चलते हैं कि अब जो कुछ है वो मान लो, जो कुछ कहा जा रहा है उसे मान लो। राजदीप सरदेसाई जी बोलता है वो भी ठीक है, नरेंद्र मोदी बोलता है वो भी ठीक है, जगदीश्वर जी बोल रहे हैं वो भी ठीक है, नीतीश कुमार बोल रहा है वो भी ठीक है, ममता बनर्जी बोल रहे हैं वो, तो सब कुछ आप स्क्रीन के जरिए ही ग्रहण करते हैं। जी नहीं, अगर आप अपने विवेक को और अपने सपनों को बचाए रखना चाहते हो, स्क्रीन के बाहर निकलिए, वर्चुअल रियलिटी के बाहर निकलिए, यथार्थ की कठोर जमीन पर खड़े होकर देखिए कि हिंदुस्तान कितना बर्बर और अनुर्वर बन गया है। हिंदुस्तान के प्रति आपका स्क्रीन पर जो रोमांटिसिज्म चल रहा है ना, ये रोमांटिसिज्म जो है बहुत खतरनाक है और ये हम सबको सुशांत सिंह बना रहा है। और अवसाद की स्थिति में तो हमें नायक ही चाहिएगा ना, और वो सिर्फ मोदी जैसा नायक होगा जिसके पास में कोई विवेक नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, सिर्फ अराजकता होगी और राजनीति के नाम पर सिर्फ झूठे नारे होंगे और झूठे वायदे होंगे। तो स्क्रीन के बाहर निकलने का मतलब है अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ना। तो इसलिए बेहतर यह है देर न करें, निकलें, स्क्रीन के बाहर निकलें, स्क्रीन के बाहर निकल के हिंदुस्तान को देखें और उस पर बातचीत करें। मैं बार बार कह चुका हूं, मेरी बात पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर जो कुछ कहा जा रहा है उस पर संदेह करो और बाहर निकलो और समाज में जाके देखो वास्तव में वो सही है या गलत है। नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मामले पर सही किया या गलत किया, जाके देखो। बाजार अभी भी बंद हैं, नॉर्मलसी लौटी नहीं है, धंधे लौटे नहीं है। बेचैनी होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए और एक नया सपना होना चाहिए दिमाग में कि कैसे इससे निकलें। और नया सपना शुरू होगा तब जब आप स्क्रीन की गुलामी से बाहर निकलेंगे, और वही एकमात्र जगह है जहां से कि आप एक नई दुनिया बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।